वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 27 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्राम न्यायालय के बारे में है। हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया है, ये कहते हुए कि सरकार सिंसियर नहीं है ग्राम न्यायालय को लेकर, और यही कारण है कि धीमी धीमी ग्राम न्यायालयों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि वो ग्राम न्यायालय को सीरियसली ले और जल्दी से जल्दी ये जो स्कीम है इसको वापस से कंटिन्यू करवा दिया जाए। क्या है ये ग्राम न्यायालय, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 114वीं, यानी कि 114 जो रिपोर्ट उनकी आई थी, वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि हम अफोर्डेबल और क्विक एक्सेस जस्टिस की ग्रांट कर सकें सभी लोगों को उनके घर के दरवाजे तक, मतलब लोकल एरिया में ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया गया। ग्राम न्यायालय को आप विलेज कोर्ट भी कह सकते हो। ग्राम न्यायालय को इसी पर्सपेक्टिव से स्टैब्लिश करने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय एक्ट को पास किया गया ताकि जस्टिस सिस्टम इजी हो, स्पीडली जस्टिस को ग्रांट किया जाए इंडिया की रूरल एरियाज में। ठीक है, नाउ कंपोजिशन क्या होता है ग्राम न्यायालय का। ग्राम न्यायालय को एक न्यायाधिकारी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है जो लगभग सेम पावर रखते हैं, लगभग का यहाँ कोई मामला नहीं है, वो सेम पावर रखते हैं, सेम सैलरी या बेनिफिट्स अवेल करते हैं जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। सेम सारे राइट्स और जो पावर होती है उनके पास भी होती है। कौन अपॉइंट करता है उनको? अपॉइंट किया जाता है उन्हें स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, मतलब जिस भी स्टेट में उन्हें बनाया जा रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लिया जाता है। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इनका जुरिस्डिक्शन एक स्पेसिफिक एरिया में होगा। जैसे हम ग्राम न्यायालय कह रहे हैं तो कुछ गांवों का जो ग्रुप हो सकता है उसके लिए एक ग्राम न्यायालय बनाया जा सकता है, और कौन सा एरिया किस ग्राम न्यायालय को दिया जा रहा है ये नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर दिया जाता है। और जब ये एरिया स्पेसिफाई किया जाता है तब भी हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लिया जाता है। ये कई बार मोबाइल कोर्ट की तरह भी काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनका ये प्रेमाइस है तो ये यहीं पर बैठेंगे। वो बोल सकते हैं कि इस गांव के इस एरिया में हम बैठने वाले हैं। हालांकि ऐसा करते वक्त उन्हें प्रॉपर पब्लिसिटी करनी होगी, मतलब बताना होगा कि यहाँ पर ग्राम न्यायालय लगने वाली है, ताकि अगर किसी को कोई कंसर्न है, कोई केस है, तो वो अपना केस लेके वहाँ पे समय से पहुँच सकें। इसके अलावा आप उनके पावर्स के बारे में जानिए कि जो ग्राम न्यायालय होते हैं उनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके के मामले सुनने का अधिकार होता है। हमें कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बताओ गांव में कोर्ट लग रही है तो क्या उनको क्रिमिनल मामला सुनने को दे दिया जाएगा क्या? ऑफ कोर्स दे दिया जाएगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट बैठ रहे हैं वो पावरफुल हैं। दूसरा, जो इनका जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन न्यायालय का, उसे रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। मतलब इनका क्या जुरिस्डिक्शन होगा वो हाई कोर्ट बताएगा। नाउ जो ग्राम न्यायालय है उसे कुछ ऐसे एविडेंसेस एक्सेप्ट करने का भी राइट दे दिया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। रीज़न बीइंग कि इनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको लोकल लेवल पे रिजॉल्व कर दिया जाए और ये डिस्प्यूट्स एक्सलेट ना करने पाए। तो कैसे भी कुछ जो मॉडरेट लेवल के एविडेंसेस होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करने दिया जाता है ग्राम न्यायालय को। क्या प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं? सिविल मैटर्स में इनके पास कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने का भी राइट होता है, जो हो सकता है नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट में फॉलो ना किया जाता हो, लेकिन वो प्रोसीजर अगर रीजनेबल है और जस्टिस के इंटरेस्ट में है तो अलाउ कर दिया जाएगा कि आप फॉलो करके जस्टिस ग्रांट कर दो बस। जो ग्राम न्यायालय है उसके पास अधिकार होता है कि वो कंसिलिएशन के थ्रू दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर सेटलमेंट करवा सकते हैं। पहली दफ़ा में भी वो सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, ओवरऑल आपने देखा कि जो ग्राम न्यायालय है उसे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है सिविल मैटर्स में, डिस्प्यूट के सेटलमेंट में या एविडेंसेस को एक्सेप्ट करने में। रीज़न बीइंग कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए एनी हाउ। जो क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम न्यायालय की जो जजमेंट है उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपील करना चाहता है, तो कहाँ करेगा? ये तो बोल नहीं सकते कि अपील नहीं कर सकते, तो अपील तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो अगर मामला क्रिमिनल केस का है और कोई अपील करना चाहता है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। सिमिलरली अगर सिविल मामला है, अच्छा देखिए, जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करेंगे तो 6 महीने के भीतर जो अपील है उसको डिस्पोज किया जाएगा और मामला निपटाया जाएगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि केसेस को जल्दी निपटा दिया जाए। सिविल केसेस की बात करते हैं तो सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया जा सकता है और वहां पे भी 6 महीने के भीतर मामला निपटाया जाएगा। ग्राम न्यायालय के ऊपर 2016 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट थे, ग्राम न्यायालय केवल सिविल केसेस सुन सकता है, क्रिमिनल नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सुन सकते हैं। यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट को मीडिएटर या रिकंसिलेटर बनाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 ओनली इसका आंसर था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है
वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे में है। यूएसए ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन को देने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कोई एक मिसाइल सिस्टम है जो यूएसए यूक्रेन को देने वाला है, तो क्या ये हमें पढ़ना चाहिए? बिकॉज इंडिया में तो इसका कहीं कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछ सकती है कि हम पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पढ़ रहे हैं जो यूएसए यूक्रेन को दे रहा है? बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। कारण ये है कि एक बार यूपीएससी ने थार्ड के बारे में पूछा था कि थार्ड क्या है। आप समझो कि ना तो इंडिया थार्ड खरीद रहा था, ना यूएसए हमको बेच रहा था। एक्चुअली में थार्ड उस समय न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप आए थे, बड़ा हाईलाइटेड थे। नॉर्थ कोरिया धमकी दिया करता था, तो साउथ कोरिया को थार्ड का जो इस्तेमाल है जो यूएसए के द्वारा उनको दिया गया था वो काफ़ी हाईलाइटेड था। इसी रेफरेंस में थार्ड न्यूज़ में था। थार्ड का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, यूएसए ने साउथ कोरिया को दिया हुआ है, साउथ कोरिया उसका अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन थार्ड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। तो अगर कोई डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, थार्ड देखिए इस वजह से भी न्यूज़ में रहता है क्योंकि हमने S-400 खरीदा, थार्ड नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि थार्ड से डायरेक्टली इंडिया कनेक्टेड नहीं था, लेकिन थार्ड न्यूज़ में था, तो थार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भले ही इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और यूएसए इसे यूक्रेन को दे रहा है, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नो डाउट बनती है। तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम आप जान लो। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को आप फेज्ड एयर ट्रैकिंग रडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, ये इसका पूरा नाम है। इनिशियली इसको यूएसए के एरोस्पेस और डिफेंस जाइंट यानी कि रैथियन टेक्नोलॉजी कॉर्प्स ने डेवलप किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ये आसानी से हिट कर सके। इसकी रेंज वैसे बाद में ये ओवरऑल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करने लगा। 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक बार में ये 50 जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है। करेंटली जो पैट्रियट बैटरीज हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, जेट्स और बाकी के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। 18 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्लूडिंग यूएसए, और नाटो की ज्योग्राफी में ये काफ़ी जगहों पे ऑपरेशनल है। वेस्ट एशिया में इसकी डिमांड बहुत हाई है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिटेशन की बात करें तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या ड्रोन्स को ट्रैक नहीं कर पाता। बाकी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये इसको हिट करने में कैपेबल होता है। राइट टू रिपेयर हमारा अगला आर्टिकल है। यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने अभी राइट टू रिपेयर एक पोर्टल लॉन्च किया नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पे। यहाँ पे थीम रही इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस इन कंज्यूमर कमीशन। अब यहाँ पे देखिए राइट टू रिपेयर ये मामला है। मामला ये पोर्टल नहीं है, ये मत सोचिए कि हम पोर्टल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम राइट टू रिपेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको सारी सहूलियत दी जानी चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो आप उसे रिपेयर कर सको या मॉडिफाई कर सको, दैट टू ऑन रीजनेबल कॉस्ट, बिना मैन्युफैक्चरर्स के कैप्टिव बने, मतलब वो रिपेयर करेंगे तो रिपेयर होगा, ऐसा नहीं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट पूरी दुनिया में चला ताकि राइट टू रिपेयर को एक इफेक्टिव लॉ के तौर पे प्रोड्यूस किया जाए। क्या मतलब है राइट टू रिपेयर का? राइट टू रिपेयर का मतलब ये है कि सपोज आपने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना, उनके ख़राब होने का अपना एक पैटर्न होता है। कुछ चीज़ें होती हैं उन डिवाइसेस में जो ख़राब होती ही नहीं है, वो इतनी सॉलिड होती हैं, और जब भी वो ख़राब होंगे तो 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जो ख़राब होंगी, ये फिक्स होता है। जब भी कमियां आएंगी ना, इन्हीं 3-4 चीज़ों में कमियां आएंगी, और ये जो रिपेयर करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है। आप जाओ बोलो कि मेरा ये जो फ्रिज है वो काम नहीं कर रहा, उनको पता होगा, अच्छा देखिए ये आपका गड़बड़ हुआ होगा, उसको चेक कर लेते हैं। उनको पता होता है क्या ख़राब हो सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ख़राब होने का अपना एक पैटर्न होता है। अब कोई यूनिक सी मिस्टेक गड़बड़ी आ जाए तो बात दूसरी है, बाकी इन जनरल 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें ख़राब होंगी नॉर्मली। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो आपको एक मैनुअल के थ्रू बता दें कि अगर कोई इन जनरल गड़बड़ी आएगी तो पूरी संभावना है कि इन 3-4 चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है, और अगर इन 3-4 चीज़ों में गड़बड़ी है तो आप इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो, मैनुअल में वो बता दें। और कुछ बेसिक डिवाइसेस वो दे दें, जैसे कि जो नट बोल्ट उसमें लगा हुआ है उसको खोलने के लिए उन्होंने आपको ये कोई पिंच दे दिया, या जो भी उसमें बेसिक चीज़ें लग सकती हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर दे दिया जो उसमें यूज़ हो सकता है। वो इतना सारा अमाउंट ले रहे हैं तो आपको 100-200 रुपये का इक्विपमेंट उसके साथ दे सकते हैं जो उनके उस स्पेसिफिक पार्ट को खोलने के लिए ज़रूरी है। आप बाइक वगैरह खरीदते हो या फिर और कोई 4 व्हीलर खरीदते हो तो उसमें कुछ बेसिक डिवाइसेस आपको मिलती हैं जिससे आप कुछ चीज़ें तो ओपन कर सकते हो सेल्फ रिपेयरिंग के लिए, तो वो आपको उसके साथ दे दें और आपको वो एक मैनुअल दे दें कि ये बेसिक गड़बड़ियाँ होती हैं तो आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हो। तो आपके लिए रिपेयर करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो इतने समझदार तो सभी लोग, कोई ना कोई फैमिली में होता है जो इतना समझदार होता है कि मैनुअल पढ़ के रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है। नहीं रिपेयर होगा तो फिर आपको तो जाना ही पड़ेगा शॉप पे, बट उसके पहले आपको थोड़ा राइट तो मिलना चाहिए ना रिपेयर करने का।
2022 की जुलाई में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमेटी को बनाया जिनसे कहा गया कि आप फ्रेमवर्क तैयार करें राइट टू रिपेयर के लिए, ताकि हम कंज्यूमर्स को एम्पावर करें, हार्मोनाइज करें ट्रेड को, ताकि अगर वो रिपेयर करना सीख जाएंगे ना तो ई वेस्ट भी तो कम होगा। अब पोर्टल का क्या काम है? पोर्टल एक्चुअली में मैनुअल देगा अलग अलग प्रोडक्ट्स की। आपका ये प्रोडक्ट खराब हुआ है तो मैनुअल खोल के पढ़ लो कि ठीक कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो, ये चीज़ ज़रूरी होगी, तो आप खुद से रिपेयर कर सको बिना थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हुए। यही राइट टू रिपेयर मूवमेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इनिशियली मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, फार्मिंग इक्विपमेंट, इनको कवर किया जाएगा, उनके मैनुअल्स इस पोर्टल पे तैयार किए जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में उनको याद किया पार्लियामेंट के एक फंक्शन में उनकी जयंती के ऊपर। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था इलाहाबाद के, मतलब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। इन्हें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है जो उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को दिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, और वो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। 2014 में पंडित मालवीय जी को उनके मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली भारत रत्न ग्रांट किया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2016 में इंडियन रेलवे ने वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस को इन्हीं के ऑनर में शुरू किया। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1916 में इन्होंने बीएचयू को फाउंड किया और ये वाइस चांसलर रहे 1919 से 1938 के बीच में इसी बीएचयू के। जो मालवीय जी हैं वो हिंदू महासभा के फाउंडर्स में, अर्ली लीडर्स में रहे, जिन्होंने इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया था। वैसे तो देखिए हिंदू महासभा को 1915 में फाउंड किया गया था, लेकिन इसे कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया गया था 1906 के आसपास, जब स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चल रहा था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। रिजल्ट यही था क्योंकि तैयारी चल रही थी मुस्लिम लीग के बनने की, तो उसी के रिजल्टेंट ये तैयारी चल रही थी। बना ये 1915 में था, ये जानते रहिएगा। ये सोशल रिफॉर्मर थे, सक्सेसफुल लेजिस्लेटर थे और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 11 साल रहे, 1909 से लेकर 20 तक। ठीक है, इन्हें स्काउट एंड गाइड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है फाउंडर्स के द्वारा। सत्यमेव जयते ये एक उपनिषद से लिया गया स्लोगन है, लेकिन पंडित मालवीय जी ने इसे पॉपुलराइज किया नेशनल मूवमेंट के दौरान। 1918 के सेशन में उन्होंने इस स्लोगन को रेज किया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आप बताइए कि सत्यमेव जयते जो स्लोगन है ये एक्चुअली में अपना ओरिजिन किस उपनिषद से ट्रेस करता है? सवाल आपके लिए है, जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। पंडित मालवीय जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने लीड किया, दोनों में ही अपना की रोल प्ले किया। मीडिया में इनका क्या रोल रहा? हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन रहे 1924 से 46 के बीच में। हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को इन्होंने फाउंड किया। द रीडर, हिंदुस्तान दैनिक, मर्यादा, इनके द्वारा फाउंड किए गए। मालवीय जी ने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को एडवोकेट किया और जो इंडेंजर्ड लेबर्स हुआ करते थे, मतलब इंडियंस को कैप्चर करके कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाया जाता था साउथ अफ्रीका में, बाकी देशों में, और उनसे काम करवाया जाता था शुगर फील्ड्स में, गन्ने के खेतों में, तो उसको उन्होंने अपोज किया। 2022 में देखिए क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल लीडर्स हैं उन पर क्वेश्चन आता है। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं, बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। पूछा गया है इनमें से कौन गदर पार्टी से एसोसिएटेड था। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा बिकॉज इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, दैट टू इन कमेंट बॉक्स, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। 2022 का ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में आ रही हैं जानते रहिए, हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 200 के बारे में है, बिल के एसेंट देने को लेकर। न्यूज़ आई है कि आर्टिकल 200 अक्सर मिसयूज़ में रहता है क्योंकि इसके तहत ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि अगर स्टेट में कोई बिल अप्रूव करना हो गवर्नर को तो उन्हें कितने टाइम में करना होगा। तो अक्सर इस प्रोविजन का मिसयूज़ किया जाता है जहां पर भी सेंटर से इतर स्टेट में कोई गवर्नमेंट होती है। आर्टिकल 200 गवर्नर को पावर देता है कि अगर स्टेट के लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है तो एक ही, अगर सिंगल लेजिस्लेचर है तो काउंसिल ने पास कर दिया, असेंबली ने पास कर दिया, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो काउंसिल और असेंबली दोनों ने पास कर दिया, तो बिल जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर के पास बिल जाएगा तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन, बिल को एसेंट दे दें, विदहोल्ड कर लें एसेंट, या रिजर्व कर लें प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पे जो मामला आता है वो विदहोल्ड करने पे आता है। विदहोल्ड करने का मतलब ये है कि उनको बिल को एसेंट देनी है, लेकिन आर्टिकल 200 में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि एसेंट कब तक देनी है, तो वो साइन ही नहीं करते, ना मना करते हैं ना साइन करते हैं, रोक के रख लेते हैं। जबकि अगर उन्होंने वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया ना तो 6 महीने के भीतर असेंबली को उसे वापस से पास करना पड़ता है। ऐसा कोई टाइमलाइन गवर्नर के लिए नहीं है। तो अपोजिशन रूल स्टेट्स में अक्सर इसका मिसयूज़ किया जाता है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2000 में बनाया गया था अटल जी की सरकार के समय पे, उन्होंने कहा था कि टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके भीतर जो गवर्नर हैं वो रिकमेंडेशन दे दें, अपनी एसेंट दे दें या मना कर दें, जो करना है कर दें। 6 महीने का टाइमलाइन उन्होंने प्रपोज किया था। 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, पुरुषोत्तम यहाँ पे केस था
पुरुषोत्तमन नंबूदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। उन्होंने बोला था देखो कोई टाइमलाइन नहीं है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, गवर्नर डिसाइड करेंगे कि उनको एसेंट कब देनी है कब नहीं देनी है। सरकारी कमीशन ने भी बोला था कि देखिए प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसका मिसयूज़ ना किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बिल बनाने से पहले आप गवर्नर से कंसल्ट कर लो और टाइमलाइन होनी चाहिए कि वो कितनी टाइम के भीतर इसको डिस्पोज करेंगे। हालांकि कमीशन की रिकमेंडेशन के बावजूद हुआ तो कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो प्रेसिडेंट के सामने जाता है, प्रेसिडेंट को कंपल्सरली उस पर साइन करना पड़ता है। और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इसका जो आंसर है दैट इज बी, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बॉम्ब साइक्लोन के बारे में है। बॉम्ब साइक्लोन ने हैवॉक मचाया हुआ है यूएसए में। अभी तक 34 लोग मर चुके हैं और कई सारे लोगों की जो दिनचर्या है वो खतरे में है, क्योस में है। बॉम्ब साइक्लोन देखिए एक साइक्लोन ऐसा होता है, देखिए जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो उसके सेंटर में उसकी आई होती है, या वहाँ पर सेंटर वाला जो एरिया होता है वो एक लो प्रेशर एरिया होता है। ये तो एक नॉर्मल साइक्लोन की फंक्शनिंग होती है। लेकिन जब सेंटर में जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ का प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरने लग जाता है ना, मतलब कि 1 घंटे में 1 मिलीबार प्रेशर गिर जाए, 24 घंटे में 24 मिलीबार का प्रेशर गिर जाए, तो जब इतना तेज़ी से प्रेशर का ड्रॉप होता है तो इससे प्रेशर डिफरेंस जो होता है बहुत इंक्रीज हो जाता है दो एयर मासेस के बीच में, और इससे जो हवाएं होती हैं बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करने लग जाती हैं और साइक्लोन बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है। तो जो सेंटर का लो प्रेशर एरिया है उसमें प्रेशर का बहुत तेजी से ड्रॉप करना, कम से कम 1 घंटे में 1 मिलीबार का, और जिससे एयर का यानी कि हवा का बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। और इससे जो साइक्लोन क्रिएट होते हैं उन्हें बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। एकदम दिमाग में बॉम्ब साइक्लोन के बारे में रखना हो तो सेंटर का प्रेशर बहुत तेजी से गिर जाना, 1 घंटे में कम से कम 1 मिलीबार प्रेशर गिर जाना, इस प्रकार से बनने वाले साइक्लोन्स को बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। इतना ज़रूर से याद रखिएगा। जो हवा बहती है वो पहले तो दो जो फ्रंट्स हैं आपस में टकराते हैं, और उसके बाद जो साइक्लोनिक इफेक्ट्स है अर्थ का, उसकी वजह से ये रोटेट करने लग जाते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर आप अपर एटमॉस्फेयर से देखोगे तो हवाएं बहुत सर्द होती हैं और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बिलो जीरो चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि फ्रॉस्ट बाइट लग जाए विद इन मिनट्स, और लोगों की जान जाने का भी खतरा इसमें रहता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डार्क पैटर्न के बारे में है। हाल ही में कई सारे इंटरनेट बेस्ड जो फर्म्स हैं वो यूजर्स को ट्रिक कर रहे हैं डार्क पैटर्न की मदद से। डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न एक कंपोजिट वर्ड है, मतलब डार्क पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज को डार्क पैटर्न कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क पैटर्न एक कंपोजिट टर्म है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो इंटरनेट को यूज करते वक्त आप फेस करते हो, उसे क्लब करके जो वर्ड दिया गया है उसे डार्क पैटर्न बोलते हैं। डार्क पैटर्न में कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा ना, आप उसको खरीदने चाहते हो, तो आप उसको कार्ट में ऐड करोगे, उसको जाओगे, उसमें अपनी जो कलर चॉइस है उसको फिक्स करोगे। वो आपको प्राइस नहीं दिखाएंगे, वो आप 3-4 प्रोसेस कर लोगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि उसका प्राइस क्या है। अब इसमें मान लीजिए आपका लेने का मन नहीं भी किया ना, तो आप वापस आओगे, आपका टाइम वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, इसे डार्क पैटर्न बोलेंगे। जब आपका टाइम वेस्ट कर दिया, या 4 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर वो महंगा भी लगेगा तो सोचोगे यार छोड़ो, बताओ इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया है तो ले लेते हैं, इसे डार्क पैटर्न बोलेंगे। कई बार आप जाते हो ना, तो जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ तो फेस करी होगी, आप सपोज करो कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्व देखना चाहते हो, तो जब आप सॉल्व पेपर देखने के लिए एक वेबसाइट खोलोगे ना, तो उसमें वो बोलेंगे, पहले बोलेंगे, ऊपर से दिखाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन दिख रहा है, और जब आप क्लिक करोगे कि मैं पूरा आंसर पढ़ लूँ, तो पूरा आंसर पढ़ने जाओगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, लॉग इन करो। अब आप उनको नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी ज़मीन जायदाद, जो घर का पेपर है, अपनी सैलरी स्लिप सारी डालोगे, उसके बाद वो आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे। मतलब ये क्या है, गलत चीज़ है ना ये, कि पहले आप ऊपर से दिखा रहे हो कि हाँ आप इस क्वेश्चन का आंसर दिखाओगे, और जब हमने आंसर देखने की कोशिश की तो नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो, सब कुछ उनको पूरी डिटेल दो, तब वो दिखाएंगे। ये भी डार्क पैटर्न है। इसके अलावा कई बार आपको झूठ मूठ में ये बताया जाएगा, कोई चीज़ खरीदने जाओगे ना अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, केवल 1 पीस बचा है, केवल 1 ही प्रोडक्ट बचा है। झूठ बोलते हैं, उनका गोडाउन भरा पड़ा है, लेकिन बोलेंगे 1 प्रोडक्ट बचा है। ये मिसलीडिंग चीज़ वो आपके साथ कर रहे हैं ना, ये जो है ये भी डार्क पैटर्न है। कई बार वो बोलेंगे कि ये जो वेबसाइट है इस पर ये सर्विस आप केवल 1 घंटे तक एक्सेस कर सकते हो। अब उसमें टाइमर लगा रहेगा, 58 मिनट हो गया, 57 मिनट हो गया, जबकि वो अवेलेबल हमेशा रहेगा। वो जबरदस्ती का टाइमर लगा के रखते हैं, ये भी डार्क पैटर्न है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपसे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अवेल करते हैं। कई बार आप एक पेज खोलोगे, ठीक है, वो पेज खोलोगे कि आप ये चीज़ देखना चाहते हो, क्लिक करोगे पेज कोई दूसरा खुल जाएगा,
ये भी डार्क पैटर्न है। तो डार्क पैटर्न में क्या होता है कि कई बार आपका टाइम वेस्ट किया जाता है, आपको मिसलीड किया जाता है, गलत एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, इसके अलावा आपसे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपको गलत पेजेस पर डाइवर्ट किया जाता है। ये सब कुछ जो इंटरनेट पर होता है इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझा लिया है कि डार्क पैटर्न क्या है। तो ये एक यूजर इंटरफेस है जो यूजर्स हैं उनको ट्रिक या मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं होता। हैरी ब्रिंगनल ने 2010 में डार्क पैटर्न टर्म को कॉइन किया था। जो बिग टेक फर्म्स हैं वो फाइनेंशियल और डेटा एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस प्रकार के टेक्टिक्स का लगातार यूज कर रहे हैं। और जो डार्क पैटर्न है उसमें यूजर्स को कंफ्यूज किया जाता है, उनकी ऑनलाइन सर्विसेज में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं, सिंपल टास्क को जबरदस्ती टाइम कंज्यूमिंग बनाया जाता है और आपसे अनवांटेड सर्विसेज के लिए साइन अप करवाया जाता है। कई बार तो आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है। यूएसए का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उन्होंने डार्क पैटर्न को नोट किया और सितंबर 2022 में 30 ऐसे डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जो इंटरनेट पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका डेटा ले रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, डार्क पैटर्न कोई एक चीज नहीं है जो मैं बता दूं ये डार्क पैटर्न है। डार्क पैटर्न इंटरनेट पे जो आप अनईजीनेस फील करते हो ना, उसके लिए कंपोजिट टर्म है। एफटीसी ने अपनी रिपोर्ट में आउटलाइन किया था 2014 में अमेजॉन ट्रिक कर रहा था बच्चों को। वो उनसे एक चिल्ड्रंस ऐप खरीदवा रहे थे, पैसा नहीं लेते थे, फ्री में, लेकिन वो चार्ज कर देते थे उनके वॉलेट में। अब आप कुछ और पे करने जाओगे तो उनके पेरेंट्स को पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे का कोई काम कर सकते हैं। तो बच्चों से वो नहीं ले रहे हैं, एक बार पहली बार डाउनलोड करोगे तो फ्री में हो जाएगा और बाद में उसको पे करना पड़ जाएगा उनको। तो इसको उन्होंने डार्क पैटर्न में लिया, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इंडिया में केवल 4 तरीके के डार्क पैटर्न्स हैं जिनको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। हालांकि डार्क पैटर्न्स और सारे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 4 जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इंडिया में, एक है ड्रिप प्राइसिंग, जैसे कि आपको बाइंग प्रोसेस के बहुत बाद में लास्ट में वो प्राइस दिखाएंगे, ये डार्क पैटर्न है, इंडिया में रिकॉग्नाइज है। बेट एंड स्विच, जहां पे आप चाहते हो कि ये पेज खुले लेकिन खुल दूसरा जा रहा है, आउटकम जो आप चाहते हो वो नहीं आ रहा, ये है डार्क पैटर्न। तीसरा है फॉल्स अर्जेंसी, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट बचा है, सिर्फ 2 बचा है, जल्दी खरीद लो नहीं तो खत्म हो जाएगा, ये फॉल्स अर्जेंसी, ये भी डार्क पैटर्न है। और चौथा डिसगाइज्ड एडवर्टीजमेंट, आपको लगेगा कि कुछ काम की बात बता रहे हैं, एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, 3-4 लाइन खूब बढ़िया लगेगी, कोई जानकारी की बात लगेगी और फिर नीचे उसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया रहेगा। इसे कहा जाता है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न जो कंपोजिट वर्ड है उसमें अलग अलग चीजें शामिल होती हैं और आप उम्मीदतन समझ ही गए हैं। रिवीजन करते हैं। ग्राम न्यायालय, ये केवल सिविल केसेस सुन सकते हैं, क्रिमिनल नहीं, गलत है, दोनों सुन सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय 2016 में बीएचयू फाउंड किया, सही बात है। आर्टिकल 200, 6 महीने के भीतर गवर्नर को बिल को असेंट देनी होती है, गलत है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। डार्क पैटर्न इंटरफेस है जो कंज्यूमर्स को, यूजर्स को ट्रिक या मैनिपुलेट करता है, सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।